नमस्कार, अपना एमपी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सीधे ब्रेकिंग स्टूडियो का रुख करेंगे। दीपेश मेरे सहयोगी मौजूद हैं। दीपेश, ओवर टू यू। शुक्रिया पुनीत। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। उपचुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस का रुख होता हुआ एक बार फिर नजर आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का वीडियो सामने आया है। प्रदेश को धार्मिक स्टेट बनाने की पहल का उन्होंने हवाला दिया है। रामपथ वनगमन के विकास का उन्होंने हवाला दिया है। ओंकारेश्वर मंदिर के विकास का भी जिक्र किया है। कमलनाथ के द्वारा ये तमाम बातें एक बार फिर कही गई है। संकल्प को पूरा करने वाला नेता कमलनाथ को इस वीडियो के जरिए बताया गया है। तो ये बड़ी खबर, एक बार फिर उपचुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस का रुख नजर आने लगा है। ये सॉफ्ट हिंदुत्व जो है वो शब्द गुजरात चुनाव के दौरान चर्चा में आया जब राहुल गांधी मंदिर के दौरे करना शुरू कर चुके थे। उसके बाद से कांग्रेस का एक ये नया सॉफ्ट हिंदुत्व का रुख स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चुनाव के दौरान इस तरह की चीजें निकलकर सामने आने लगती है, चाहे वो मंदिर दौरों की बात हो या फिर कहीं कुछ और मसले रहे हों। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, उपचुनाव को लेकर एड़ी चोटी का जोर तमाम राजनीतिक दल लगा रखे हैं। अब कांग्रेस अपने पुराने मसलों को एक बार फिर से उजागर करने की कोशिश में जुटी हुई है, चाहे वो कल जैसा कि हमने जिक्र किया था किसानों की कर्ज माफी का, और अब एक बार फिर से सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर अग्रसर होती दिखाई देती है। बिल्कुल दीपेश, देखिए 2018 के चुनाव से पहले जिस राह पर कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आ रही थी वो उपचुनाव से पहले भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर कांग्रेस ने लौटने की बात कही है। इस बात का दावा किया जा रहा है कि सत्ता में यदि कांग्रेस आती है तो एक बार फिर कर्ज माफी शुरू होगी। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा है, क्योंकि बीजेपी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि राम मंदिर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की तारीखों का ऐलान हो चुका है। भूमि पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इसको बीजेपी केश कराने में जुटी है। और इसी के जवाब में अब कांग्रेस ने भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलने का फैसला किया और एक वीडियो जो है वायरल किया जा रहा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं कि चाहे वो ओमकारेश्वर का विकास का मामला हो, उज्जैन के विकास का मामला हो, ओम सर्किट के विकास का मामला हो या फिर रामपथ वनगमन के निर्माण का मामला हो, इन तमाम मामलों को लेकर जो कांग्रेस ने संकल्प लिया था उसको पूरा करने का काम करेगी। यानी कि जो रामपथ वनगमन और दूसरे मामलों को लेकर पूर्व की कमलनाथ सरकार के समय जो फैसले हुए थे उनको आगे बढ़ाने का दावा अब कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है। और इसके लिए एक वीडियो को जरिया बनाया गया और उस वीडियो को वायरल तेजी के साथ किया जा रहा है। चलिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, जिस तरह से राम मंदिर के मसले को लेकर लगातार बीजेपी एक के बाद एक ट्वीट कर रही है, सोशल मीडिया के अलावा ग्राउंड लेवल पर भी बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि 5 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो वो तारीख ऐतिहासिक हो जाएगी। तो क्या अब उपचुनाव के लिहाज से ये बताना भी बेहद जरूरी हो चुका है कि हमारी सरकार थी तब हम भी किस तरह से काम कर रहे थे, और अगर उपचुनाव जीतने के बाद जब वापस हम पहुंचेंगे तो फिर क्या काम होने वाले हैं धार्मिक मामलों को लेकर? देखिए, धार्मिक मामले जो है हमारी आस्था का बिंदु है। हम उसको प्रचार का या वोट बटोरने का साधन नहीं बनाते। भारतीय जनता पार्टी का धंधा है, वो चंदा भी बटोरते हैं और वोट भी बटोरते हैं, दोनों काम करते हैं धर्म के नाम पर। ये काम कांग्रेस नहीं करती। तो इस समय ये वीडियो जारी करने का कोई खास उद्देश्य? क्यों नहीं, वीडियो अभी जो है क्यों नहीं जारी होगा? जब हमने काम किया, हमें अपने काम बताना है 15 महीने के। जब पूरी देश प्रदेश में चर्चा हो रही है कि आपने 15 महीने में क्या किया है, तो हम बताएंगे नहीं कि हमने क्या किया। हमने किया जो है वो सबके सामने रख रहे हैं, उसको जनता उसको जानती है। आपको पता नहीं होगा, आपको आप जिस को मैं बताना चाहूंगा, आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल है कि 7 साल 10 साल तक शिवराज सिंह क्या कर रहे थे? भुट्टे चल रहे थे क्या? उनने तो घोषणा की थी राम वनपथ गमन की। क्या करती रही उनकी सरकार 10 साल तक? आपको पता नहीं होगा कि बजट में उन्होंने मात्र 1000 रुपए का प्रावधान किया था इसके लिए। हमने करोड़ों रुपए उसके लिए खर्च किए हैं। हमने जो है उसको व्यवस्था बनाई है। झूठी और फर्जी जो है हेडलाइन मैनेजमेंट करती रहती भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसके अलावा उनने क्या किया 10 साल तक? उनसे पूछेंगे क्या कर रहे थे 10 साल जब आपने घोषणा की थी इसकी।
ये तो हम कर रहे हैं, काम एग्जीक्यूट कर रहे जी। हैं। 10 साल तक भुट्टे चलते रहे क्या? यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में जो है मेट्रो 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 के नाम पर 2 बार वोट बटोरी। चलिए, खम्भे जवाब हमारी देते हैं सरकार ने, आशीष अग्रवाल सुनिए जी, मेरी बीजेपी बात प्रवक्ता पूरी हमारे साथ पूरी जुड़ चुके हैं। सुनिए। आशीष जी, ये आपका बहुत-बहुत खम्भे स्वागत हमने है। खड़े किए जी खम्भे हमने खड़े किए, ये तो जो है वोट तक नहीं लगवा पाए मेट्रो भूपेंद्र का। जी जवाब ले ये लेते हैं। खम्भे खड़े आशीष जी जुड़ किसने चुके खड़े हैं। किए? आशीष जी, अब कांग्रेस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है और उसमें बताया गया है कि राम वन गमन का जिक्र हो या फिर तमाम तरह के जो धार्मिक का व्यवस्थाएं प्रदेश में हम कर रखे थे, उन सबको लेकर एक वीडियो जारी किया गया है कि 15 महीने हमने किया क्या है और आगे की अब हमारी योजना क्या रहने वाली है। क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखिए दीपेश जी, बड़ा स्पष्ट है कि कांग्रेस तो हमेशा से रामद्रोही रही है। तो ये तो वो पार्टी है जिनकी माँ बेटे की सरकार ने भगवान राम के अस्तित्व पे ही सवाल उठा दिया था। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, उसको इनने मंत्री बना लिया। देखिए बीच में हलफनामा दिया था, इनने हलफनामा दिया था वो इनकी कैबिनेट में मिनिस्टर है। आपने देखा हलफनामा दिया था वो इनकी कैबिनेट में मंत्री है। रोक रहे हैं तो बड़ा स्पष्ट है कि कांग्रेस ने तो हमेशा से रामद्रोह का ही काम किया है। राहुल गांधी के शब्द कौन है आर.के. सिंह? मंदिर जाते हैं, कौन है आर.के. सिंह? वो लड़कियां छेड़ते हैं। आर.के. सिंह कौन है? जवाब ले लेते हैं गुप्ता साहब, जवाब ले कौन लेते है हैं। आर.के. सिंह? जरा इनसे पूछ ले कौन है आर.के. सिंह जिनने हलफनामा दिया था, वो इनकी कैबिनेट में मंत्री हैं। गुप्ता साहब आपका सवाल पहुंच गया, जवाब ले लेते हैं। आशीष जी जब राम जवाब ले लीजिए इनसे। होती थी तो ये रामचंद्र बोर्ड की सुनवाई जो है, पूछ ले जरा इनसे पहले। कौन कहता था कि राम? अरे जवाब दो इसका, कौन है गुप्ता आर.के. जी सिंह? सुनने को दीजिए। अब आप बोलने नहीं देंगे, इंटरप्ट करते रहेंगे तो फिर कैसे उनकी आवाज आएगी? कोई बोलिए इंटरप्ट आशीष नहीं जी। कर रहा हूँ, जवाब दें, बताएं उसका नाम कौन है आर.के. सिंह। पूछे इनसे, इनका मिनिस्टर है कैबिनेट में। बोलने दिया जी आशीष जी बोलिए, आप बोलिए। दीपेश जी देखिए, कांग्रेस की आस्थाएं नकली रंग की तरह होती हैं जो चुनाव के समय आती हैं और चुनाव के समय चली जाती हैं। तो बड़ा स्पष्ट चंदाखोरी नहीं करती कांग्रेस। जिस पार्टी ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा हो, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया हो कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता हो कि लोग मंदिर इसलिए जाते हैं कि वो लड़की छेड़े, और जिसके वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल आशीष जी सवाल ये खड़ा हो रहा है, ये इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि उपचुनाव की तारीखें अब नजदीक आने वाली है। हालांकि घोषणा भले न कोई हो, लेकिन उपचुनाव नजदीक है। अब उसको लेकर अगर इस तरह से राम मंदिर के निर्माण के पहले अगर बीजेपी के तमाम नेता उसकी तारीख बताएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पहुंचने की बात को स्पष्ट करेंगे, तो फिर क्या कांग्रेस इस तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड नहीं खेलेगी? ये धर्म इनके लिए धंधा है। दीपेश जी बोलने दीजिए ना। जी बोलिए, मेरे सवाल का जवाब। तथ्य नहीं है तो मुझे बोलने नहीं दे रहे। जी बोलिए। देखिए कांग्रेस का धर्म इनके लिए धंधा है। कांग्रेस का जो सॉफ्ट, देखिए इनके लिए धंधा क्या है, वो चंदे का धंधा धर्म इनके लिए धंधा है और 24 घंटे चंदा है, और 24 घंटे चंदा है। इनके गली गली चंदे मामले घूम रहे हैं, गली गली चंदा है। ये जयशंकर का बताओ, आपके विदेश मंत्री के लड़के का बताओ भाई, आपके विदेश मंत्री के लड़के ने जो चंदा बटोरा है चाइना से, उसका जवाब दो आप। गुप्ता जी आप जवाब विवेकानंद फाउंडेशन का चंदा बताइए आप। चलिए समय का अभाव गए, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। विवेकानंद फाउंडेशन का चंदा बताओ। खैर समय का अभाव है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और यही हर बार हमारा निवेदन रहता है कि इस तरह से बीच में इंटरप्ट करेंगे तो ना आपके सवाल का जवाब मिल पाएगा, ना हमारे सवाल का जवाब मिल पाएगा। अनुराग हमारे साथ जुड़े थे, अनुराग आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। खैर आगे बढ़ते हैं और भोपाल से बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर, अतिथि शिक्षकों को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने ट्वीट किया है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को लेकर कमलनाथ का बड़ा वचन है, दोबारा सरकार में वापसी करते ही पहली कैबिनेट की बैठक में अतिथि शिक्षकों को नियमित कर देंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के मामले को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। बड़ा कार्ड अब एक और खेलने की तैयारी में कांग्रेस नजर आ रही है। उपचुनाव के पहले एक और बड़ी बात स्पष्ट की गई है। आपको बता दें, ये स्पष्ट किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि एक बार फिर सत्ता में वापसी के बाद जब दोबारा कांग्रेस सत्ता में आएगी, तब अतिथि शिक्षकों को लेकर फैसला कर लिया जाएगा। दोबारा वापसी में पहली कैबिनेट में अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का फैसला कांग्रेस सरकार लेगी।
अब इसको लेकर राजनीति मध्य प्रदेश में शुरू हो चुकी है। बीजेपी इस पर अपनी प्रतिक्रिया लगातार दे रही है, तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस स्पष्ट कर रही है कि दोबारा सरकार आते की पहली कैबिनेट की बैठक में ही अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की मांग को पूरा कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ का चुनाव आयोग को पत्र, उपचुनाव में बैलेट पेपर से वोटिंग कराने का सुझाव दिया गया है। कोरोना संक्रमण से बचाव का हवाला दिया गया है। क्या ईवीएम से कांग्रेस डर गई है? अब ये सवाल भी खड़े होने लगे हैं। तो ये बड़ी खबर एक बार फिर से चुनाव के पहले बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। उपचुनाव से पहले बैलेट पेपर से उपचुनाव कराने की मांग की जा रही है। यही बात चुनाव के दौरान भी कही गई थी। लगातार जब चुनाव को तक है तो कांग्रेस की यह मांग होती है कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करा लिए जाने चाहिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पत्र लिखा है और उपचुनाव में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर का इस्तेमाल किए जाने की मांग की गई है। उसमें कोरोना संक्रमण को लेकर भी एक पॉइंट का जिक्र किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, एक बार फिर उपचुनाव से पहले, हर बार चुनाव से पहले कांग्रेस ये मांग करती है, एक बार फिर अब ये मांग करती हुई दिखाई दे रही है। क्या राजनीति भी इस पर शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर मांग कर रही थी कि जो चुनाव है वो ईवीएम के जरिए मतपत्र से कराया जाना चाहिए। इसको लेकर पहले भी 2019 के लोकसभा के चुनाव से पहले भी इस तरह की मांग कांग्रेस पार्टी ने की थी। लेकिन अब जो हवाला कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है उसके पीछे कोरोना संक्रमण को बड़ा कारण बताया जा रहा है। इसको लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पत्र भी लिखा और इस बात की मांग की है कि कोविड-19 महामारी के दौरान जो कोरोना संक्रमण फैल रहा है उसके मद्देनजर जो चुनाव है उसको मतपत्र से कराया जाना चाहिए। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो चुनाव है वो बैलेट पेपर के जरिए कराए जाए ताकि जो उसकी आशंकाएं ईवीएम मशीन को लेकर हैं वो आशंकाएं खत्म हो सकें। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर भोपाल से। राज्य एससी आयोग के अध्यक्ष के दफ्तर में ताला डाला गया है। आनंद अहिरवार के दफ्तर में ताला डाला गया है। अध्यक्ष अहिरवार को दफ्तर में बैठने से रोका गया है। महाधिवक्ता के आदेश पर अहिरवार के बैठने पर रोक लगाई गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अहिरवार की नियुक्ति पर कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आनंद अहिरवार के दफ्तर में ताला लगा दिया गया है और उन्हें दफ्तर में बैठने से रोका गया है। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन के दफ्तर में ताला लगा दिया गया है। आनंद अहिरवार जो आयोग के अध्यक्ष हैं उनके इस कक्ष को बंद कर दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष हैं और इसके अलावा कांग्रेस सरकार में इनकी नियुक्ति हुई थी। इसके अलावा सदस्य प्रदीप अहिरवार भी हैं। बताया ये जा रहा है कि गुना में जिस तरीके से दलित किसान परिवार के साथ मारपीट का मामला हुआ था, इस पूरे मामले की पड़ताल करने के लिए आनंद अहिरवार वहां पर गए थे और वहां पर जांच की थी। यहाँ पर आनंद अहिरवार भी मौजूद हैं, सचिव भी हैं यहाँ पर मौजूद। आनंद जी, आपके कमरे में ताला लगा दिया गया, आपको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, क्या हो रहा है? हाँ, मैं जब आज ऑफिस आया, गुनाह की रिपोर्ट को लेके जो हमारे ऑफिस के सचिव हैं श्री प्रभाकर जी, उन्होंने बताया कि आपको शासन ने हमें मना किया है, इसलिए आपका कमरा नहीं खोलेगा। मैंने कहा कोई लिखित आदेश हो। कहीं लिखित आदेश नहीं है। मैंने कहा मैं लिख के दे रहा हूँ, उसकी आप पावती दे दें कि मुझे बैठने नहीं, कहीं वो भी मैं नहीं दे सकता हूँ। तो क्या कारण है, इसके पीछे क्या कारण है? ये कारण थोड़ा सा आपसे पूछ लें, फिर मैं अपनी बात बताता हूँ। ये आपसे पूछ। तो बिल्कुल, इस आयोग के सचिव हैं प्रभाकर जी, उनसे भी हम ले लेते हैं। सर, चेयरमैन जी कह रहे हैं कि उनको बैठने की अनुमति नहीं दी जा रही। इसमें एक्चुअली चेयरमैन साहब की नियुक्ति को शासन द्वारा निरस्त कर दिया गया है और चेयरमैन साहब ने इस पर न्यायालय में एक प्रकरण दायर किया है। न्यायालय ने जो इस पे अभी तक के जितने भी निर्णय दिए हैं उस पे शासन ने शासकीय महाधिवक्ता का भी अभिमत लिया है। शासकीय महाधिवक्ता के अभिमत के अनुसार शासन जो है अभी उनको जो है न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शासकीय अधिवक्ता के निर्णय के अनुसार अभी कार्यवाही रोकी गई है कि अभी जो है तो कोई कार्य नहीं करें।
अभी जो है तो मतलब जितना है शायद न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में है ये कार्रवाई। सुविधाओं के अभाव में भी मैं काम कर रहा था, मुझे भी काम करने से यह रोका गया। आपके ही सामने अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य को आपका कहना है कि उनके बारे में शासन ने कोई मंच, जबकि दोनों की एक सी नियुक्ति एक दिन हम लोगों की नियुक्ति हुई। तो अब इस पूरे मामले को लेकर क्या यह माननीय उच्च न्यायालय की खुली अवहेलना है, उल्लंघन है। इस तरह से मध्य प्रदेश का शासन कोई नियम कानून किसी व्यवस्था को मानने जब तैयार नहीं है, तब ऐसी स्थिति में कानूनविदों की सलाह लेके मीडिया के माध्यम से जनता, तो बिल्कुल ये हैं आयोग के अध्यक्ष हैं और इस बात को का हवाला दे रहे हैं कि उनको कोर्ट से इस बात की अनुमति मिली थी कि वो आयोग के पद पर, अध्यक्ष के पद पर रह सकते हैं, लेकिन फिलहाल आयोग के दफ्तर में उनके कक्ष में ताला लगा दिया गया है और इसको लेकर अब वो विधि विशेषज्ञों की राय लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए बात करेंगे शिवराज कैबिनेट की बैठक की। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक आज दोबारा हुई, कल भी बैठक हुई थी। राज्यपाल के निधन के बाद श्रद्धांजलि दी गई थी, 2 मिनट का मौन रखने के बाद बैठक समाप्त हो गई, आज फिर रखी गई और इसमें कई सारे अहम फैसले लिए गए। कौन कौन से फैसले लिए गए? सबसे महत्वपूर्ण फैसला यह कि 15 अगस्त पर जिलों में कोई कार्यक्रम नहीं होगा, केवल राजधानी में एक मुख्य समारोह होगा और सभी जिलों में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका प्रसारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में कोविड-19 योद्धा के तहत सम्मान राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। इसके साथ ही यह भी फैसला किया गया कि उज्जैन के आबकारी के सब अधिकारी को बर्खास्त करने का यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही अब तक कोविड-19 योजनाओं को 10 करोड़ की राशि का वितरण हुआ है। परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने का भी फैसला किया गया है। प्रवासी मजदूरों को रोजगार के लिए आयोग गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की आज हुई बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं। इसमें अब मुख्यमंत्री ने तय कर दिया है कि मंत्रियों से वो वीकली और मंथली प्लान भी लेंगे और उसका खुद समीक्षा करेंगे। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैबिनेट की ब्रीफिंग क्या निकल कर आ रहा है उसमें? ब्रीफिंग नहीं करेंगे, इसकी मीटिंग। कैबिनेट की बैठक आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की अध्यक्षता में तय हुई थी। आज तय किया है कि जो 15 अगस्त का कार्यक्रम, स्कूल के बच्चे, हमारे शिक्षक, हमारे फोर्स के लोग परेड की सलामी बच्चों के इस कोविड काल के स्थान में कोरोना की व्यापकता को देखते हुए अब नहीं होंगे जिले के अंदर, जहां प्रभारी मंत्री झंडा वंदन करते थे या जनप्रतिनिधि करते थे। अब सारे मंत्री एक ही जगह मुख्यमंत्री जी के साथ रहेंगे और बाकी डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट हो जाएगा, जिससे कि वो अपने अपने जगह पर कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात ये थी कि अब जो अभियान चल रहा है अपराधियों के खिलाफ, माफिया है उनके खिलाफ, वो परिणाम भी ला के दे रहे हैं। किसी न्याय की प्रतीक्षा में नहीं हो। जैसे राजस्थान का बहुत लेट आया तो एक बार सभी मुस्कुराए 24 साल वाले पे, यार ये क्या है। तत्काल मुख्यमंत्री ने निर्णय किया कि जो इंस्पेक्टर है एक्साइज का, उसे उसकी सेवाओं से बर्खास्त कर देंगे। उसने बच्ची के साथ ऐसा दुष्कृत्य किया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए 15 अगस्त के भाषण में हर विभाग की अपना प्रतिबिंब वो क्या करने वाले हैं, ये आत्मनिर्भर भारत के लिए नजर आना चाहिए। ऐसा भी आज अनौपचारिक चर्चा में कैबिनेट के अंदर तय किया गया है। सर, उद्योगों के लिए भी सरकार ने कोई बड़े, अभी तक मेगा प्रोजेक्ट के रूप में 100 करोड़ तक के उद्योग माने जाते थे, उन्होंने तय किया है कि मेगा करोड़ के अंदर 25 करोड़ रुपए तक का उद्योग भी अगर होगा तो वो मेगा प्रोजेक्ट के अंदर माना जाएगा। तो प्रदेश सरकार की आज कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं, लेकिन इसके अलावा जो कांग्रेस ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, उस पर सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जो संख्या निर्धारित है उसी के तहत मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। तो अनुराग कैबिनेट के फैसलों पर जानकारी दे रहे थे और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेकिंग स्टूडियो से मेरे सहयोगी दीपेश जुड़े हुए थे। दीपेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।